उर्मिला जी ने रसोई घर में जाकर देखा तो खाने के सारे डिब्बे खाली पड़े थे। थक हार कर आखिर बेटे को फोन करने लगी। बेटा, तुम कब तक वापस आ रहे हो? जितना राशन पानी तुम रख कर गए थे वह सब खत्म हो गया है। कल से बहुत भूखी हूँ। मैंने सोचा था तुम कल शाम तक घर लौट आओगे, पर नहीं आए। अब बताओ मैं क्या करूं? ऊपर से मेरे पास पैसे भी नहीं है, पड़ोसियों से मांग कर भी नहीं खा सकती। इसमें भी तुम लोगों की ही बदनामी होगी। लेकिन अब भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। ऐसा लग रहा है भूख के मारे जैसे प्राण ही निकल जाएंगे। बेटे से फोन पर बात करते करते उर्मिला जी की आंखें भर आई। संकेत बोला, माँ आप भी हद करती है। आपको देकर आई थी आपकी बहू राशन पानी, वह सब इतनी जल्दी कहाँ खत्म हो गया? और ये रोने का नाटक मत कीजिए, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। यहाँ मम्मी जी और पापा जी की शादी की सालगिरह है, उनकी देखरेख मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा? अभी 8 दिन भी नहीं हुए और आपने फ़ोन करके सारा मूड खराब कर दिया। अभी आप सामने वाली चाची से रोटी लेकर खा लो, पर दोबारा फ़ोन करके मेरा मूड खराब मत करना। इतना कहकर संकेत ने फ़ोन रख दिया। ये भी नहीं देखा कि माँ कब से भूखी है। और यही बेटा जब बचपन में भूख से रोता था तो घर में अगर राशन नहीं होता था फिर भी उर्मिला जी पड़ोसी से मांगकर उसका पेट भर देती थी, कभी भूखा नहीं छोड़ा। और आज वही बेटा 1 हफ्ते का राशन पकड़ाकर माँ को छोड़ ससुराल के सास ससुर को खुश करने चला गया। क्या शादी के बाद बेटा इतना बदल जाता है कि अपनी भूखी प्यासी माँ का दर्द भी दिखाई नहीं देता? सोचते सोचते उर्मिला जी की आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। लेकिन इस पापी पेट का क्या करे? ये परिस्थितियाँ थोड़े ना समझता है। उर्मिला जी ने संकोच होते हुए सामने वाली सुमित्रा बहन के घर से उस दिन तो 2 रोटियां मांग कर खा ली, पर रोज रोज कब तक मांग कर खाती? उन्होंने अपने घर के बगीचे से सुबह सुबह फूल तोड़कर पास के शहर के एक मंदिर के बाहर बेचना शुरू कर दिया, और कुछ नहीं तो उनके दिन के खाने का खर्च निकल आता था। बेटे का अपमान न हो इसलिए वह अपने चेहरे पर पल्लू ढककर रखती थी। मंदिर के दर्शन करने वालों की भीड़ में से एक शख्स ऐसा भी था जो रोज उन पर तरस खाकर कभी उन्हें खाना तो कभी 500 रुपये उनके हाथ में रख चला जाता था। लेकिन जब भी वह शख्स उर्मिला जी के पास आता वह अपना चेहरा पल्लू से और ज्यादा ढक लेती थी। एक दिन जोरों का तूफान आया हुआ था। मंदिर में दर्शन करने कोई नहीं आया। उर्मिला जी बेचारी भूखी प्यासी किसी के आने का इंतजार बड़ी उम्मीद भरी नजरों से कर रही थी। तभी वह शख्स आया और मंदिर के दर्शन करके जाने लगा। लेकिन न जाने कैसे तूफान की वजह से उर्मिला जी का पल्लू सिर से उतर गया। जैसे ही उस आदमी की नज़र उर्मिला जी पर पड़ी उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उर्मिला जी ने जल्दी से सिर पर पल्लू रखा और वहां से तेजी से जाने लगी। वह आदमी भी हक्का बक्का सा खड़ा बस उर्मिला जी को देख रहा था। उनकी ऐसी दुर्दशा देखकर उस आदमी की आंखों में आंसू उतर आए। उर्मिला जी के आंसू तूफान की तरह थमने का नाम नहीं ले रहे थे। पति के जाने के बाद उनकी ये दशा होगी उन्होंने कभी सोचा नहीं था। उर्मिला जी का एक ही बेटा था, कितने लाड प्यार से उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। बेटे की पढ़ाई लिखाई नौकरी लगी तो उसकी शादी के बारे में सोचा। शहर के बड़े बिजनेसमैन की बेटी थी माला, अंग्रेजी स्कूल में पढ़ी लिखी, देखने में जितनी सुंदर थी बोलने में उतनी तेज तरार भी थी। मनपसंद काम न होने पर पूरा घर सिर पर उठा लेती थी। 2 बड़े भाइयों की लाडली और माता पिता की दुलारी बेटी थी। एक दिन माला के पिता के ने संकेत से उसके घर परिवार के बारे में पूछा। संकेत ने बताया कि एक बड़ी बहन है जो विवाहित है और विधवा माँ है,
और वह खुद शादीशुदा नहीं है। संकेत की बात सुनकर माला के पिता की तो बाँछें खिल गई। उन्हें अपनी बेटी के लिए संकेत उपयुक्त लगा। उन्होंने शाम को संकेत को चाय पर बुलाया। हिचकिचाते हुए संकेत माला के घर गया। आलीशान घर देखकर वह दंग रह गया। जब माला ने संकेत को देखा तो हैंडसम संकेत उसे पहली ही नज़र में भा गया। पिता भी तो यही चाहते थे। फिर जब माला के पिता संकेत की माताजी से मिलने गए तो बातचीत में उन्होंने ये कह दिया कि वह अपनी इकलौती बेटी का विवाह संकेत से करना चाहते हैं। यह सुनकर संकेत की माँ हिचकिचाते हुए बोली, आप तो बड़े लोग हैं, आपकी बेटी हमारे घर में कैसे रहेगी। तुरंत माला के पिताजी बोले, आप है ना, सब सीख जाएगी। फिर शुभ मुहूर्त में माला संकेत की पत्नी बन गई। संकेत बहुत खुश था। दोनों पति पत्नी ने 1 महीने तक घूमना फिरना और शॉपिंग की। उसके बाद संकेत ऑफिस जाने लगा। कुछ दिनों बाद माला ने अपनी सहेलियों को घर बुलाना शुरू कर दिया। कभी ताश खेलती तो कभी कभी शराब भी पीती। पूजा पाठ करने वाली उर्मिला जी को बहू का ये रवैया पसंद नहीं आया। कुछ दिनों तक चुप रहने के बाद एक दिन उन्होंने माला से कह दिया, बहू, अच्छे घर की बहू बेटी को ये सब शोभा नहीं देता। फिर क्या था, माला ने पूरा तांडव मचा दिया। संकेत से बोली, तुम अपनी माँ को बोल दो कि मेरी लाइफ में दखल अंदाजी ना करे। वरना इतने दिनों में संकेत अपनी पत्नी को समझ चुका था। इसलिए उसने अपनी माँ को ही समझा दिया कि वह बहू के किसी भी काम में दखल ना दे और न ही टोका टोकी करे। उस दिन उर्मिला जी बहुत रोई थी। समय बीतता गया। संकेत एक बेटे का पिता भी बन गया। आखिर वह निखिल की इकलौती बुआ थी। बरसों बाद बेटी से मिलकर उर्मिला जी बहुत खुश हुई। पर यह बात माला की माँ को जरा भी नहीं सुहाई। पार्टी के अगले दिन संकेत की सास ने शोर मचाया, मेरा कंगन चोरी हो गया है। उसी समय कविता, संकेत की बहन, जो अपने घर वापस जा रही थी, माला ने उसका बैग सबके सामने खोल दिया। कपड़ों के बीच में माँ का कंगन देखकर वह जोर से चिल्लाई, संकेत देखो, तुम्हारी दीदी को कंगन पहनने की इच्छा थी तो मांग लेती, चोरी करने की क्या जरूरत थी। संकेत को भी न जाने क्या हो गया, उसने पत्नी की ही बात मान ली। उस दिन रोती हुई दीदी अपने घर चली गई और फिर कभी लौटकर नहीं आई। लेकिन जाते जाते इतना कह गई, माला, वक्त से डरो। जो इल्जाम मुझ पर लगाया है एक दिन तुम पर भी लगेगा। कविता रोते रोते अपने घर लौट गई। बेटी पर लगे चोरी के इल्जाम का सदमा संकेत की माँ बर्दाश्त नहीं कर पाई और बीमार रहने लगी। एक दिन बहू ने सुबह सुबह घर में ड्रामा खड़ा कर दिया, अब क्या तुम्हारी माँ की वजह से मैं अपने मायके भी न जाऊं। साल में बच्चों की एक ही बार लंबी छुट्टियां होती है, तब भी मैं मायके नहीं जाती। सोचती हूँ चलो गर्मी है, वहाँ जाऊंगी तो मेरी भाभी या माँ को रसोई में ज़्यादा काम करना पड़ेगा, तो गर्मी अपने घर में बिता लेती हूँ। पर मम्मी पापा की सालगिरह पर भी नहीं जा सकती, तो मैं अपनी माँ के घर जाऊंगी और तुम भी मेरे साथ चलोगे। बार बार अकेली जाती हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता। माला अपने पति संकेत से कह रही थी। संकेत बोला, ये सब तो ठीक है, पर माँ का क्या माँ को यहाँ अकेले छोड़कर जाएंगे। माला बोली, तो क्या चाहते हो, ये मुसीबत का टोकरा अपने मायके लेकर जाऊं ताकि मेरी बहन, भाइयों और भाभियों की बेइज्जती हो जाए। अरे तुम्हारी माँ को ढंग से बात करना तक नहीं आता और मेरे मायके जाएगी। 10 दिन तुम्हारी माँ यहीं रहेगी। संकेत बोला, ये तो सोचो, अगर हम वहाँ चले गए तो माँ का खाना पीना कौन देखेगा। बाजार से सामान लाकर उन्हें कौन देगा। क्या माँ खुद खाना बनाएगी। तो माला बोली, अरे वाह, अपनी माँ के लिए तो इतना बड़ा प्रेम जाग उठा है। मेरी इतनी चिंता भी नहीं करते और उन्हें क्या हुआ है।
अपने लिए 2 रोटियां नहीं बना सकती? जब बर्तन धोना, कपड़े सुखाना, झाड़ू मारना करती है तो क्या खड़े खड़े 2 रोटियां नहीं बना सकती? और सब्जी लाने की क्या जरूरत है? घर पर 2 किलो प्याज, 5 किलो आलू रख दो, 10 दिन आराम से खा लेगी। संकेत बोला, अब तुम्हारे घर जाएंगे तो खर्चा भी होगा, कुछ न कुछ उपहार तो ले जाना ही पड़ेगा। माला बोली, जब अपनी बहन आती है तब तो तुम इतना हिसाब लगाते हो और ये नहीं देख रहे हो कि दुर्गा पूजा में मेरे मायके जाओगे तो हमारे परिवार को मेरे मायके वाले कपड़े और उपहार भी तो देंगे। देखा जाए तो सारा खर्चा मेरे माँ बाप का ज़्यादा हो जाएगा, तो बेहतर है जो भी उपहार लाओगे अच्छा लाना कह देती हूँ। इतना कहकर माला रसोई में चली गई। थोड़ी देर बाद माला का बेटा अपनी दादी उर्मिला जी के पास जाकर बोला, दादी, हम सब नानी के घर जाएंगे पर आपको नहीं ले जाएंगे। यहाँ अकेले रहना डर तो नहीं लगेगा ना? इतना कहकर वह उर्मिला जी की हंसी उड़ाने लगा। वहीं बैठी उर्मिला जी की पड़ोसन सावित्री जी बोली, उर्मिला बहन देखो, आपकी बहू ने बच्चों को कैसे संस्कार दिए हैं। याद है आपको, हमारे आपके बच्चे पड़ोसी होकर भी कभी एक दूसरे से ऐसी बातें नहीं करते। सही कहा है किसी ने, प्यार बहोगे तो प्यार ही उगेगा। आजकल की बहुएं तो बच्चों को यही सिखाती है कि नानी अच्छी है और दादी बुरी। उर्मिला जी बोले, अरे नहीं सुमित्रा बहन, ये तो वैसे ही मस्ती कर रहा होगा। अगर बेटा बहू कहीं जाएंगे तो क्या मुझे नहीं बताएंगे? और जाते हैं तो जाए, जब इतने दिनों जिंदगी काट ली तो क्या 10 दिन अपने लिए रोटी नहीं बना सकती? थोड़ी देर बाद सावित्री जी अपने घर चली गई, परंतु उर्मिला जी के दिमाग में पोते की बात घूम रही थी। अगले दिन सुबह उर्मिला जी रसोई के बाहर बैठ गई और संकेत की राह ताकने लगी। जैसे ही माला की नज़र उन पर पड़ी, वह बोली, अरे माँ जी, क्या घर के सारे काम हो गए जो आप यहाँ चुक्कू मुक्कू बैठी है? उर्मिला जी बोली, बहू, संकेत तैयार हो गया तब तो नहीं जाएगा। माला ने अपनी भौहें ऊपर चढ़ाकर कहा, क्यों, कुछ चाहिए था क्या? जरूर कुछ मंगवाना होगा, तभी आप बेटे के बारे में पूछ रही है। आपको भी 1 मिनट चैन नहीं मिलता। अरे 2 पल बेटों को भी आराम से जीने दो। अपनी जिंदगी जी चुकी, अब दिन भर दूसरों के पीछे लगी रहती है। तभी संकेत अपने कमरे से निकल आया। माला, मुझे देर हो रही है, जल्दी नाश्ता लगा दो। उर्मिला जी बेटे की तरफ बढ़ी और बोली, बेटा संकेत, अपने बाबूजी की पेंशन का पैसा निकाल लिया क्या? कुछ पैसे मेरे हाथ में दे दो, अच्छा नहीं लगता। खुद के पैसे होते हुए भी मैं बहू और तुम्हारे सामने भिखारी की तरह हाथ फैलाती हूँ। और बेटा, क्या तुम लोग दुर्गा पूजा में कहीं जा रहे हो? माला बोली, लो, हमने प्रोग्राम बनाया नहीं कि इनकी जासूसी शुरू हो गई। मैं कहती थी ना आपको, ये हमारे दरवाजे के बाहर बैठकर हमारी बातें सुनती रहती है। देख लो तुम्हारी माँ के रंग ढंग। और एक बात बताइए, आपको पैसों की क्या जरूरत पड़ गई? खाना पीना तो हम खिलाते ही है, तो आपके हाथों में पैसे क्यों चाहिए? संकेत बोला, माँ, ये बहुत बुरी बात है, आपको शर्म आनी चाहिए। आप अपने बेटे बहू की बातें सुनती है। छी छी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। और जहाँ तक पैसों की बात है, बाबूजी की पेंशन का पैसा लाकर मैं माला के हाथों में रख देता हूँ, अब वही घर चलाती है। और आपको उन पैसों का हिसाब चाहिए तो उसी से पैसे और हिसाब दोनों ले लिया कीजिए। उर्मिला जी बोली, नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हें लगता है तुम्हारी माँ ऐसी हरकत करेगी? क्या तुम्हें अपनी माँ पर जरा भी भरोसा नहीं है? वह तो निखिल ने कल मुझे बताया कि वह नानी के घर जा रहा है। और बेटा, मैं भी कभी मंडी या बाजार जाती हूँ तो खरीदने या दान करने की इच्छा हो जाती है, इसलिए अपने पास कुछ पैसे रखना चाहती हूँ
ताकि लोग ये न कहे कि खुद के पैसे होते हुए भी उर्मिला जी बेटे बहू से पैसे मांगती है। संकेत ने बात बदलते हुए कहा, ठीक है, बचा तो जो लाकर बोल दिया, पर आपकी तो उम्र हो गई, आप क्यों जासूसी कर रही है? और किसने कहा कि मंदिर में जाकर हर बार दान किया करो? यहाँ डिब्बे में कुछ छुट्टे पैसे होते हैं, उनमें से 1-2 रुपए ले लिया करो। उर्मिला जी बोली, ठीक है बेटा, पैसों की बात ही छोड़ देती हूँ, पर बेटा मैं अकेले 10 दिन कैसे रहूंगी? माला गुस्से से रसोई से निकलकर बोली, आप क्या चाहती है? मैं पूरी जिंदगी आपकी सेवा में गुजार दूं। अरे आज तक आपने हमारे लिए किया ही क्या है? आपकी वजह से क्या मैं अपने माँ बाप को छोड़ दूं? हाँ, हम तो जाएंगे और परसों हमें निकलना भी है। इससे पहले घर की पूरी साफ सफाई कर दीजिए। संकेत नाश्ता करके चला गया। उर्मिला जी बेटे के जवाब का इंतजार करती रह गई। 2 दिन तक माला ने उस घर का पूरा काम करवाया और रसोई में से घी, मक्खन, दाल, मट, बिस्कुट, जो भी कीमती चीजें थी सब अलमारी में रखकर ताला लगा दिया। 2 दिन बाद सब निकलने लगे तो माला बोली, माँ जी ये 2000 रुपये आप अपने पास रख लीजिए। उर्मिला जी का गला भर आया। उन्हें लगा बहू को उसकी चिंता है, तो बोली, अरे बहू मुझे पैसों की क्या जरूरत है? माला बोली, मैं आपको मटर गश्ती करने के लिए नहीं दे रही हूँ, इमरजेंसी के लिए दे रही हूँ। घर में 5 किलो आलू, 2 किलो प्याज रखा है और आटा चावल भी है, बस ध्यान से खर्च कीजिएगा और इन 2000 रुपये का हिसाब इस कॉपी में लिखकर रखिएगा। आकर मैं चेक करूंगी। आपको फल और सब्जी खरीदने की तो कोई जरूरत नहीं है, दवाई तो आपकी है ही। मुझे नहीं लगता ये 2000 रुपये खर्च होंगे। उर्मिला जी चुपचाप छोटे बच्चे की तरह हाँ में सिर हिलाती रही और वह लोग निकल गए। बच्चों को भी दादी से लगाव नहीं था। उसने पलटकर एक बार दादी को देखा तक नहीं। जब बेटे ने इतने दिनों में भी माँ की सुध नहीं ली तो मजबूरी में उर्मिला जी को पेट भरने के लिए फूल बेचने का काम करना पड़ा। उर्मिला जी अभी घर पहुंची थी कि फोन की घंटी बजी। जिसका डर था वही हुआ। उर्मिला जी को महसूस हो गया कि वह शख्स ऐसा जरूर करेगा, क्योंकि ये उनकी बेटी कुसुम का फोन था। हेलो माँ, कैसी हो? उर्मिला जी का गला भर आया और बोली, बेटा तुम्हारा भाई पूरे परिवार के साथ अपने ससुराल चला गया है, मैं यहाँ अकेली हूँ। कुसुम बोली, माँ आप अकेले कैसे रह रही हो? आपको तो हाथ भी कांपते हैं, फिर आप खाना कैसे बनाती होगी? उर्मिला जी बोली, क्या करूँ बेटा, काम वाली तो आती नहीं। 2 साल से घर का काम मैं और तुम्हारी भाभी ही देख रहे हैं। सब्जी वह खुद बनाती है और बाकी सारा काम मैं करती हूँ। अपने लिए तो 2 रोटी ही बना लूँगी, तुम मेरी चिंता मत करो। इतना कहकर उन्होंने फोन रख दिया। अगले दिन सुबह 10 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। उर्मिला जी बोली, आ रही हूँ। अब कौन आ गया? घर पर तो कोई नहीं है और मुझसे मिलने कौन आएगा? जैसे ही उर्मिला जी ने दरवाजा खोला, सामने कुसुम को देखकर उनकी आंखें भर आई। बेटा कुसुम तुम? अरे बच्चे भी आए हैं। बच्चों ने नानी नानी कहकर उर्मिला जी की बाहों में भर लिया। वह उन्हें माथा चूमते हुए आशीर्वाद देने लगी। आओ आओ बच्चों, अंदर आओ। आज तक फोन पर ही इन बच्चों को देखती आई हूँ। 2 साल बाद मुझे अपनी माँ की याद आई। कुसुम बोली, माँ आप जानती है 2 साल पहले क्या हुआ था? भाभी ने ही मेरे मायके में मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया था, इसलिए मैं यहाँ आना बंद कर दी थी। पर आपको अकेले कैसे छोड़ सकते हैं? क्या हम इतने पराये हो गए मम्मी? हमें भी कुछ बताना, आपने जरूरी नहीं समझा? उस आवाज को सुनकर उर्मिला जी चौंक गई, क्योंकि वह शख्स कोई और नहीं बल्कि उनका दामाद था। उर्मिला जी की आंखें भीग गई। उन्होंने बेटी दामाद को गले लगा लिया और बोली, बहुत अच्छा किया बेटा जो तुम आ गए हो।
बेटियों से ही तो घर रोशन होता है, ये बात बहू नहीं समझेगी। माँ की बात सुनकर कुसुम बोली, अरे माँ वह सब छोड़ो, मुझे बहुत भूख लगी है, बताओ क्या खिलाओगी। उर्मिला जी बोली, रुक जा बेटा, मैं अभी कुछ लाती हूँ। इतना कहकर रसोई में गई और इधर उधर कुछ ढूंढने लगी, पर उन्हें कुछ नहीं मिला, क्योंकि माला पहले ही सब चीजों को अलमारी में ताला लगाकर गई थी। थोड़ी देर बाद कुसुम रसोई में आई और बोली, माँ मुझे बताओ, कुछ करना है तो मैं मदद कर देती हूँ। उर्मिला जी रुआंसी हो गई और बोली, बेटा खुद के पेंशन के पैसे होते हुए भी बहू ने मुझे भिखारी बना दिया। कहते कहते वह रोने लगी। कुसुम ने माँ के आंसू पोंछे और बोली, बस इतनी सी बात, मेरी माँ तो बहुत साहसी थी, छोटी मोटी परेशानियों से वह कैसे डर जाती। प्रीतम बोला, मम्मी जी देखो मैं कैसे 5 मिनट में सब कुछ घर पर मंगवा लेता हूँ। इतना कहकर प्रीतम ने तुरंत सब्जी, फल और खाने पीने की चीजें मंगवा ली। फल काट कर जैसे ही कुसुम ने माँ को दिए, माँ ऐसे खाने लगी मानो बरसों बाद उन्होंने फल खाए हो। घर में चहल पहल देखकर सावित्री जी आई और बोली, अरे उर्मिला बहन, क्या कुसुम आई है। उर्मिला जी हंसकर बोली, हाँ सुमित्रा बहन, आओ ना देखो, कुसुम बच्चों को लेकर मुझसे मिलने आई है। आज तो ये घर सचमुच घर जैसा लग रहा है। सावित्री जी बोली, सुमित्रा बहन, बेटी ही माँ का दर्द समझ सकती है। देखो तुम्हारी बहू के होते हुए आज तक घर में मुझे एक कप चाय भी नहीं पूछा गया, आज बेटी चाय बनाकर पिला रही है। कुसुम हैरानी से उन्हें देखने लगी तो सुमित्रा जी बोली, बेटा या तो अपनी माँ को इंसाफ दिलाओ या फिर इन्हें अपने साथ ले जाओ। बेचारी की हालत बहुत बुरी रहती है, सारे पैसे बहू ले लेती है और तुम्हारा भाई भी कुछ नहीं कहता। अच्छा हुआ मैंने अपने पेंशन के पैसे अपने हाथ में रखे। बेटे बहू नाराज होकर घर छोड़कर चले गए, अकेले ही रहती हूँ और यूं ही शान से जीती हूँ। अब अकेली मर जाऊंगी तो कोई गम नहीं होगा। एक दिन माला का फोन आया, वह बोली, माँ जी मेरे आने से पहले घर की साफ सफाई कर दीजिएगा और हाँ फालतू में पैसे खर्च मत कीजिएगा। वैसे भी बुढ़ापे का शरीर है, कितना ही खाएंगे, और ये आपके पीछे से शोर शराबा कैसा हो रहा है, किसे घर में बुलाया है। उर्मिला जी सग पका गई, बोली, बहुआ बच्चे और। माला बोली, अरे वो क्या कर रही हो, बताते क्यों नहीं। तभी कुसुम आगे आई और बोली, माँ मुझे बोलो ना भाभी, मैं आई हूँ, क्या मैं अपनी माँ से मिलने नहीं आ सकती। माला हैरानी से बोली, अच्छा तो हमारे पीछे ये सब हो रहा है, तुम्हें किसने बुलाया था। तुम 2 साल पहले नाराज होकर गई थी, फिर कैसे मेरे घर पर आ गई। कुसुम बोली, आपका घर, ये घर तो मेरा भी है, और अगर नाराज होकर गई थी तो आप लोगों से हुई थी, अपनी माँ से नहीं। और आप मेरी माँ का खर्चा कितना करना है इसकी हिदायत देगी। मेरी माँ किसी पर बोझ नहीं है, मेरी माँ का पेंशन मिलता है और आप दबाकर बैठी है। अब मायके गई हो तो कम से कम शांति से वहाँ रहो। इतना कहकर उसने फोन रख दिया। माला संकेत को बहन के खिलाफ भड़काने लगी। उर्मिला जी का डर से बुरा हाल था। वह बोली, देखना बेटा, अब आकर बहुत हंगामा खड़ा करेगा। कुसुम बोली, माँ डरती क्यों हो, ये आपका घर है, आप भूल गई, ये घर बाबूजी ने बनवाया था और आपके नाम पर है। माँ आप आज तय करना ही होगा कि आप अपना बुढ़ापा कैसे बिताना चाहती है। क्या खुद के पैसे होते हुए भी बहू बेटों के सामने हाथ फैलाना चाहती हो, या आसानी से अपनी बची कुची जिंदगी जीना चाहती हो। बेटी की बातों ने उर्मिला जी को बहुत हौसला दिया। उन्होंने अपने पति के पुराने मित्र जो वकील थे उन्हें घर बुलाया और सारी घटना बताई। घर का नया कागजात तैयार करवाया, जिसमें नॉमिनी के तौर पर अपनी बेटी का नाम दिया। अगले ही दिन आनंद फानंद में माला अपने परिवार के साथ वापस आई। आते ही अपनी ननद से बहुत लड़ाई करने लगी।
भाई भी पीछे से बोलने लगा तो कुसुम बोली, मैं सोचती थी ये तो पराई है, पर आप अपनी माँ की तकलीफ को समझोगे, पर आप तो इससे भी बेकार निकले। संकेत बोला, बेहतर होगा तुम अपना सामान और अपने बच्चों को लो और अपने घर चली जाओ। कुसुम हंसकर बोली, ये घर मेरा भी तो है, आखिर मैं इस घर की हिस्सेदार हूँ। वह बात अलग है कि आज तक हिस्सा मांगने नहीं आई। माला गुस्से में जैसे ही अपनी ननद की तरफ बढ़ी तो उर्मिला जी बोली, खबरदार बहू, जो एक कदम भी मेरी बेटी और उसके बच्चों की ओर बढ़ाया और तुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माला बोली, अच्छा लगता है, एक हफ्ते में बेटी दामाद ने खिला पिलाकर बहुत ताकत बढ़ा दी है। तभी माला का बेटा अंगूर खाते हुए बाहर निकला और बोला, देखो मम्मी, बुआ ने तो बहुत सारी चीजें मंगवा रखी है। माला बोली, हाँ हाँ वह तो दिख रहा है, पर अब इस बुढ़िया को भी बिस्तर समेटना होगा, निकलो मेरे घर से। उर्मिला जी के सब्र का बांध टूट गया। उन्होंने एक जोरदार थप्पड़ माला को जड़ दिया। बेशरम औरत, न खुद में तमीज है, न अपने बच्चों को संस्कार दे रही है। किससे कैसे बात की जाती है, शायद तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें सिखाया नहीं। और ये घर मेरा है तो मेरी बेटी इस घर से कहीं नहीं जाएगी। संकेत बोला, माँ, दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? आप मेरी पत्नी पर हाथ कैसे उठा सकती है? उर्मिला जी ने दूसरा थप्पड़ बेटे को जड़ दिया और बोली, तू भी इसी लायक है, अपना परिवार ले और निकल जा मेरे घर से। संकेत बोला, आप हमें घर से निकलवा नहीं सकती। तभी वकील बाबू अंदर आ गए और बोले, निकाल सकती है संकेत, क्योंकि यह घर तुम्हारी माँ के नाम से है और तुम लोगों के पेंशन के पैसे भी रख लेते हो। ये तो सरासर नाइंसाफी है। संकेत हैरान हो गया। वकील बाबू ने कोर्ट के कागजात उसके हाथ में थमा दिए और बोले, 2 दिन के अंदर तुम्हें इस घर को खाली करना होगा और आज तक जितने भी पेंशन के पैसे तुमने खर्च किए हैं उन्हें उर्मिला भाभी को लौटाना होगा, वरना जेल की हवा तो खानी होगी। सोच लो तुम क्या चाहते हो। संकेत ने माला को इशारा किया। दोनों माँ के पैर पकड़कर रोने लगे और माफी मांगने लगे। उर्मिला जी बोली, ये मगरमच्छ के आंसू किसी और को दिखाना, तुम लोगों के रग रग से वाकिफ हूँ। सही कहती है कुसुम, मैंने अपने लिए आज तक आवाज नहीं उठाई, जिसके कारण तुम लोगों ने मेरे खुद के पैसे होते हुए भी मुझे भिखारी की तरह जिंदगी जीने पर मजबूर कर दिया। निकल जाओ मेरे घर से, मैं तुम लोगों का मुंह भी नहीं देखना चाहती। उर्मिला जी बेटी का सहारा लेकर अपने घर में चली गई। 2 दिन बाद संकेत उस घर को छोड़कर चला गया। अब उर्मिला जी उस घर में अकेली हो गई तो कुसुम को माँ की चिंता होने लगी। साथ चलने को कहा तो उर्मिला जी ने मना कर दिया। कुसुम ने इसका एक उपाय निकाला। मकान के ऊपर हिस्से में 2 किराएदार रख दिए और माँ के लिए 2 कामवाली रख दी, जो दिन भर काम करती और रात को उनके साथ रहती। अब हर रोज कुसुम माँ से बात करती और 2-3 महीने में एक बार चक्कर लगा आती। अब उर्मिला जी अपनी मर्जी से हर जगह दान दक्षिणा देती और सावित्री जी के साथ घूमने जाती तो उनका भी समय कट जाता। बेटे से तो उन्होंने रिश्ता ही तोड़ दिया। अब उनका मन भी शांत रहता और भला वह क्या कर सकती थी। वक्त बीतता गया। माला का बेटा जवान हो गया। माला ने जैसे ही संपन्न घराने की लड़की थी, राखी के साथ बेटे का विवाह कर दिया। राखी अपनी सास की तरह ही आधुनिक विचारों वाली लड़की थी। अब सास बहू दोनों एक जैसे कपड़े पहनती और साथ में पार्टियों में जाती थी, जो संकेत को बिल्कुल पसंद नहीं आता था। उसने पत्नी को समझाया कि हर काम का समय होता है, तभी अच्छा लगता है, पर पत्नी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। समय के साथ संकेत का शरीर शिथिल हो गया। माला भी बीमार पड़ने लगी तो बहू उन्हें अपने साथ ले जाने छोड़ दी। बुरा तो लगा, लेकिन मन को समझा लिया कि चलो अब पति के साथ ही समय बिताऊंगी। शरीर से कमजोर और बीमार संकेत की जीने की इच्छा खत्म हो गई।
बस दिन रात सोए सोए ही उसने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उसके बाद बहू ने सांस से मालकिन का हक छीन लिया और घर के आधे हिस्से पर अपनी उपस्थिति जताने लगी। एक दिन न जाने कैसे माला जी उधर चली गई और एक कीमती शोपीस से टकरा गई। शोपीस टूटते ही बहू और बेटे ने मिलकर कहा, क्या मम्मी जी, जब देखो कोई न कोई चीज तोड़ देती है, चुपचाप एक जगह क्यों नहीं बैठ जाती। अपनी सास को तीखे स्वर में डांटते हुए राखी ने फर्श पर गिरे कांच के टुकड़े साफ करने के लिए नौकर को आवाज दी। तभी निखिल ऑफिस से घर लौटा। उसने माँ को समझाते हुए कहा, राखी ठीक ही तो कहती है मम्मी, अब आपकी उम्र हो गई है, लगता है आपको भी इस कमरे में बंद करके रखना पड़ेगा जैसे आप दादी को रखती थी। माला जी अवाक होकर बेटे को देखने लगी। राखी बोली, बड़ी मालकिन कमरे में जाइए ना, हमें फर्श साफ करना है। मोहन बोली कदमों से घुटनों पर हाथ रखकर माला धीरे धीरे कमरे की ओर बढ़ गई। उस दिन राखी का जन्मदिन था। मायके से उसकी मम्मी और भाई आए हुए थे। घर में बड़ी पार्टी चल रही थी। सभी लोग नाच गाने का आनंद ले रहे थे, मगर माला को सख्त हिदायत थी कि वह अपने कमरे में ही रहे। उनका मन दुखी था। शायद अपने पिछले कर्मों का पछतावा भी उन्हें सला रहा था। देर रात पानी पीने के लिए वह रसोई की ओर बढ़ी। तभी उन्हें सुनाई दिया, राखी कह रही थी, निखिल, मैं तो तंग आ गई हूँ तुम्हारी मम्मी से, चुपचाप बैठती ही नहीं है, सहेलियों के सामने आकर मेरी इज्जत उतार देती है। अब तो इन्हें वृद्ध आश्रम भेजी दो। निखिल बोला, हाँ तुम ठीक कहती हो, लेकिन ये ऐसे नहीं जाने वाली। इन्हें भी बुआ की तरह ही कोई इल्जाम लगाकर भेजना पड़ेगा। इसके आगे माला सुन न सकी। ननद के साथ किया गया अपना पुराना कुकर्म उन्हें याद आ गया। हे भगवान, अब यही बाकी रह गया था। ऐसी बेइज्जती होने से अच्छा तो मैं खुद ही चली जाऊं। इतना ही सोच रही थी कि अचानक राखी चिल्लाई, मम्मी जी, मेरे नेकलेस की चोरी करने की क्या जरूरत थी? मांग लेती तो मैं दे देती। माला अवाक रह गई। ये कैसे हुआ? आखिरकार वक्त ने भी उन पर वही आरोप लगा दिया जो बरसों पहले उन्होंने अपनी ननद पर लगाया था। दरअसल पार्टी की गहमागहमी का फायदा उठाकर राखी ने ही दिन में नौकर से ये काम करवाया था। माला जी ये सब बर्दाश्त न कर सकी और अचानक ठहाका लगाने लगी, हाँ चोरी, हाँ मैंने की है चोरी। ये कहते कहते वह जोर से हंसने लगी और फिर बेहोश होकर गिर पड़ी। डॉक्टर ने निखिल से कहा, सदमे के कारण माला जी अपनी मानसिक संतुलन खो बैठी है, पर घबराई नहीं, सब ठीक हो जाएगा। अक्सर हम बिना सोचे समझे किसी पर झूठा इल्जाम लगा लेते हैं, ये भी नहीं सोचते कि उस पर क्या बीतेगी। लेकिन जब उस व्यक्ति के हृदय से हाय निकलती है तो उसका परिणाम बहुत बड़ा होता है। ये माला जी के साथ हुआ। अंततः किसी पर भी दोषारोपण करने से पहले हमें एक बार अवश्य सोचना चाहिए। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।